वेलकम बैक दोस्तों। एंड जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमने फाइनल स्कल्पटिंग कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो हमने मॉडल कंप्लीट किया था उसका लोअर वर्जन और हायर वर्जन दोनों को ही एक्सपोर्ट हमने जी ब्रश से कर लिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो यूवीज अनफोल्डिंग का आता है। तो यूवीज अनफोल्डिंग के लिए सबसे पहले जो मैंने जी ब्रश से मॉडल को एक्सपोर्ट किया था, लो पॉली मॉडल को एक्सपोर्ट किया था, उसको मैं वापस माया के अंदर लेके आऊँगा और सारी चीज़ें चेक करूँगा कि उसके सारे पार्ट्स इंपोर्ट हुए हैं कि नहीं हुए। और अगर सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई हैं तो उसके बाद मैं इसका यूवी रैपिंग स्टार्ट करूँगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं बॉडी मेश को स्टार्ट करता हूँ अनफोल्डिंग करना, जिसके लिए मैं सबसे पहले एक प्लानर मैपिंग अप्लाई करूँगा जो कि एक्स एक्सिस से होगा। और जो कि आप यहाँ पे एडिटर में देख भी पा रहे हैं कि मैंने एक्स एक्सिस से एक प्रोजेक्शन दिया है जिसमें आप साइड व्यू देख पा रहे हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके सीम्स को मैं इस तरीके से स्मार्टली इसके सीम को लगाऊंगा जिससे कि मैं हाफ पार्ट को अभी अनफोल्ड कर सकूँ। कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि यूवीज़ अनफोल्डिंग क्यों ज़रूरी है और क्या रोल प्ले करता है आर्ट के अंदर। यूवीज़ अनफोल्डिंग का जो मेन काम होता है वो एज अ ब्रिज काम करता है, ब्रिज काम करता है मॉडल और टेक्सचर के बीच में। आपको पता है कि मॉडल जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है एंड टेक्सचर जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो 2 डायमेंशनल टेक्सचर को प्रोजेक्शन के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होता है। यूवीज़ अनफोल्डिंग यूवीज़ जो है वो उसका हेल्प करती है। आप अगर कोई टेक्सचर को 2D टेक्सचर्स को 3D टेक्सचर के ऊपर अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपका मॉडल का यूवीज़ फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्सचर आप प्रोजेक्शन करोगे वो फ्लैट ही होगा टेक्सचर आपका, तो उसके यूवीज़ भी हमारे फ्लैट करने पड़ेंगे। तो फ्लैट यूवीज़ के अगर ऊपर आप टेक्सचर डालोगे तो वो जो टेक्सचर होगा वो प्रोजेक्शन होगा मॉडल के ऊपर। तो ये बात तो होती है कि यूवीज़ क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, लेकिन यूवीज़ कैसे पता चलेगा कि आपने जो यूवीज़ अनफोल्ड किया है वो सही अनफोल्ड किया है। तो उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे इजी तरीका होता है कि आप कोई चेकर्स इसके ऊपर अप्लाई करो और चेक करके देखो कि जो चेकर्स का जो शेप है वो क्यूबिकल है कि नहीं है। जैसे आप अभी देख पा रहे हो कि मैंने चेकर्स ऑन किया हुआ है और यहाँ पे जो चेकर्स ब्लैक एंड वाइट में जो है वो उसके जो ऑलमोस्ट जो शेप्स हैं वो क्यूबिकल शेप्स हैं, जो कि रियल टेक्सचर जो रियल चेकर टेक्सचर है उसके हिसाब से। अगर आप ये स्ट्रेच दिख रहे हैं आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, जैसे अभी ईयर वाले पार्ट पे कुछ स्ट्रेचेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे सही से अनफोल्डेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ईयर के पार्ट को वहाँ से हटा दूँगा और उसको अलग से मैं अनफोल्ड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ईयर के पार्ट को अनफोल्ड किया है और मैं धीरे धीरे बॉडी के पार्ट को अनफोल्ड करता जाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को मैं अनफोल्ड करूँगा। तो मैंने इसके अंदर क्या किया है, सारे पार्ट्स को सीम्स दिया है। मैं एक प्रॉपर मॉडल को मैंने जो साइड से प्रोजेक्शन दिया था उसमें सब पूरे मॉडल पर प्रोजेक्शन साइड से लगा था। उसके बाद मैंने क्या किया है, नेक वाले पार्ट को अलग किया था, हैंड वाले पार्ट को हैंड कह रहा हूँ, आगे के जो दोनों लेग्स हैं उसको मैंने अलग किया, पीछे के दोनों लेग्स को मैंने अलग से कट किया, उसके बाद टेल को मैंने अलग से कट किया। ये जो मैं कट कर रहा हूँ मैश को मैं कट नहीं कर रहा हूँ, ये इनके यूवीज़ को मैं कट कर रहा हूँ। तो जो राइट साइड में आप मेरे ऑप्शन देख रहे हो यूवीज़ एडिटर होता है, वहाँ पे वो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके इस यूवीज़ को अनफोल्ड करने के लिए और कट करने के लिए। तो जब भी आप अनफोल्ड करेंगे तो ये साथ में ये वाला पैनल भी ओपन होगा आपका, जो राइट साइड में आप देख पा रहे हो। तो मैंने इसको सारे पार्ट्स को अलग अलग अनफोल्ड किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो पार्ट कंबाइन हो सकते हैं उसको मैं कंबाइन करूँगा उसमें, और जो सीम्स मैं रखूँगा, क्योंकि मॉडल 3 डायमेंशनल है, उसको इसके यूवीज़ को तो मुझे फ्लैट करना ही पड़ेगा। और अगर मैं फ्लैट करता हूँ तो ऑफ कोर्स सीम्स क्रिएट होंगे, लेकिन सीम्स को हम इस तरीके से रखेंगे कि जो सामने से विजिबल ना हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने जो बॉडी वाला जो पार्ट रखा है, जो टॉर्सो वाला बेसिकली जो पार्ट है उसके नीचे से मैंने सीम्स दिया है, ना कि उसके बैक वाले पार्ट से, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो विजिबल नहीं होगा। और इसी तरीके से मैंने फ्रंट वाले लेग्स के जो सीम्स मैंने दिए वो अंदर से दी, ना कि आउटर पार्ट से, क्योंकि अंदर वाला पार्ट भी विजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने उसके जो पाव वाला जो पार्ट है उसको मैं अलग से कट करके मैं निकाल लूँगा और कोशिश करूँगा उसको वापस से अटैच करने, कंबाइन करने की दोनों को।
सेम प्रोसेस मैं पीछे वाले लेग्स के लिए भी अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने सारे ऑब्जेक्ट की यूवीज़ को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं एक लेआउट मैंने सेट कर दिया है। और मैं कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको मैन्युअली भी काम करना पड़ता है। तो मैंने उसको अभी साइड में रख दिया है बॉडी वाले पार्ट को अनफोल्ड करके, लेकिन अभी लेआउट मैंने उसका नहीं बनाया। मैं फाइनल लेआउट तब बनाऊंगा जब मेरे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे। तो अब मैं आ गया हूँ माउथ वाले पार्ट पे। तो माउथ वाले पार्ट पे मैं अगर देखूँ तो मैं नीचे वाले पार्ट को पहले अनफोल्ड कर रहा हूँ और सारे टीथ के जो सीम्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ बैक साइड से कर रहा हूँ, क्योंकि वो सामने से विजिबल ना हो, जो कि आप देख पा रहे हो। और मैं इनको भी धीरे धीरे अनफोल्ड कर लूँगा और सेम प्रोसेस मैं अप्लाई करूँगा ऊपर वाले के लिए भी। तो ऊपर वाले के लिए भी मैं इसको पहले प्रोजेक्शन दूंगा वाई एक्सिस से। और अगर आप रेड कलर में देखते हो प्रोजेक्शन देने के बाद, तो सबसे पहला जो काम होता है हमें वो फ्लिप करना होता है उसके यूवीज़ को, क्योंकि जो रेड कलर में अगर आपको यूवीज़ विजिबल होंगे उसका मतलब ये है कि वो फ्लिप्ड है, तो उसको अनफ्लिप करना है। और जो आपको ब्लू कलर्स में दिखते हैं इसका मतलब वो उसका जो डायरेक्शन है वो ठीक है। तो कभी भी रेड कलर में आप उसको देखो तो डायरेक्ट उसको अनफोल्ड मत कीजिए, पहले उसको फ्लिप कीजिए, उसके बाद अनफोल्ड कीजिए। ये एक बेसिक प्रोसेस है। अब मैं आइज़ वाले पार्ट पे आ चुका हूँ। आई बॉल के मैं दोनों को अनफोल्ड करूँगा और दोनों को मैं उसकी प्लेसमेंट दूँगा। इतने अब मैं ओवरऑल सारे पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब आप देख रहे हो कि सारे बॉडी के पार्ट्स यहाँ पे एक हैं सेलेक्टेड हैं। और अब मैं इनका लेआउट बनाऊँगा। मैंने टंग वाले पार्ट को भी अनफोल्ड किया था, आई डोंट नो ये दोबारा क्यों है आ गया। आई गेस मेरे से गलती हुई है कि मैंने टंग वाले पार्ट के 2 मॉडल डुप्लीकेट कर दिए हैं। तो उसमें से मैं एक मॉडल को मैं डिलीट करूँगा, नहीं तो फिर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, दोनों मैच हो जाएंगे। तो मैं उसको मैंने डिलीट कर दिया है अभी। अब अगर आप देख पा रहे हो तो पूरे बॉडी पार्ट में मैं जो यूवीज़ हैं उसको मैनुअल तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो बड़ा पार्ट मतलब जो विजिबल है और जो बड़ा पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा स्केल अप करके रखूँगा, जो बॉडी का पार्ट होता है। और मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव स्पेस नहीं रखना चाहता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस अगर बचता है तो मैं उसको सेपरेट रखूँगा। इन केस अगर मुझे फ्यूचर में जाके अगर मेरे को मॉडल में कुछ ऐड करना पड़े तो एटलीस्ट एक यूवी सेट के अंदर मेरे पास थोड़ा सा अगर जगह होगा तो मैं जो नया मॉडल का कोई पार्ट अगर बनाया होगा तो वो उसके यूज़ को मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। इसलिए मैं कभी भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, सारे मॉडल में नहीं, कभी कभी कुछ मॉडल में मैं वो सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लगती है। बाकी देखिए, अगर मैं इसके साइज़ के हिसाब से अगर अनफोल्ड करूँ तो जो टीथ का जो साइज़ होगा बहुत छोटा होगा प्रोपोर्शनेट अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं टीथ वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मैंने स्केल कर लिया और मैं इसको मैनुअल तरीके से प्लेस करूँगा। एक यूवी लेआउट कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, तब तक आप इसको देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यूवीज़ लेआउट कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ये कि अब सारे पार्ट्स को मैं एक एक्सपोर्ट करूँगा एक सिंगल फाइल में, जो कि FBX फाइल होगी एक्सपोर्ट करके, क्योंकि ये मेन FBX फाइल होगी जिसको मैं एक सेपरेटली रखूँगा। और इस फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा
सब्सटेंस पेंटर के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने सब्सटेंस ओपन कर लिया है और सब्सटेंस में मैंने कॉल भी करा लिया उस मॉडल को। आपको बेसिक प्रोसेस मालूम होगा कि हाँ, सब्सटेंस पेंटर के अंदर हम मॉडल को कैसे कॉल कराते हैं, और जो कि मैंने मॉडल को कॉल करा लिया। और मैं इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा टेक्सचर सेट बेक करने का। तो टेक्सचर सेट बेक करना क्यों ज़रूरी होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप टेक्सचर सेट बेक करा लोगे उसके बाद कोई भी आप टेक्सचर अप्लाई करोगे तो आपको जो लुक एंड फील है वो पूरा कंप्लीट मिलेगा। जैसे कि अगर टेक्सचर सेट आप बेक कराते हो तो उसके अंदर आपका नॉर्मल मैप आ जाता है, आपका कैविटी मैप होता है वो जनरेट हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका ऑक्लूजन मैप होता है वो जनरेट हो जाता है। तो जो बेसिक मैप्स होते हैं जो रियल टाइम में आपको यहाँ पे विजिबल होंगे वो जनरेट हो जाते हैं। उसके ऊपर आप टेक्सचर्स पेंट करना स्टार्ट करते हो। सो इसका एक बेसिक तरीका ये भी है कि आप अपने मॉडल जो हाई पॉली मॉडल आपने जो बनाया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, उस मॉडल के हेल्प लेके आप इसको नॉर्मल मैप बेक करा सकते हो, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं क्या करता हूँ कि हाई पॉली मैश मैंने एक्सपोर्ट किया और उसको पर्टिकुलर फोल्डर में रख दिया। और यहाँ पे आने के बाद जब आप टेक्सचर मैप बेक कराओगे तो उस पैनल में आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप डिटेल जो होता है नॉर्मल मैप से, सॉरी जो डिटेल होता है वो हाई पॉली मैश से बेक करा सकते हो। तो मैंने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया है। उसके लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई पॉली मैश जो होता है और जो लो पॉली मैश जो होता है उसकी पोजीशन दोनों की साइज़ वगैरह सब सेम होना चाहिए। तो तभी वो जाके हाई पॉली इंफॉर्मेशन जो होती है वो लो के ऊपर बेक होगी। और जब आप जी ब्रश से फाइल को एक्सपोर्ट करते हो लो और हाई, तो दोनों को आप माया में सबसे पहले आके इंपोर्ट करके चेक करो कि दोनों की पोजीशन सही है कि नहीं है। अगर दोनों की पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हाई पॉली मैश कॉल कराओगे और उसके बाद बेक कराओगे तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सही नहीं आएगी। तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपके जो हाई पॉली मैश है और जो लो पॉली मैश है, जो लो पॉली मैश जो आपने अभी अनफोल्ड किया हुआ है लास्ट टाइम, उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो अलग आएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। तो ये कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लेफ्ट साइड में रेफरेंसेस रखे हैं। सो रेफरेंसेस रखने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि टेक्सचर पैटर्न कैसा होगा, कलर्स कैसे होंगे, स्टाइल कैसा हमको रखना है। तो इसके लिए हमें रेफरेंस का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेफरेंस हमारी बहुत हेल्प करता है। तो मैंने इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए कम से कम 10-20 रेफरेंस ऐसे रखे हुए हैं जिसका यूज़ करके मैंने मॉडलिंग भी करी है और जिनका यूज़ करके मैं टेक्सचरिंग भी कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं तो वहाँ पे एक स्टाइलाइज कॉन्सेप्ट आर्ट है और बहुत बेहतरीन आर्ट है वो, और कलर भी बहुत अच्छा पिक किया हुआ है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसी कलर्स को मैं फॉलो करूँ और इस पैटर्न स्टाइल को मैं फॉलो करूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लेयर मैंने जो लिया है उस लेयर में मैं बेस कलर में फिल कर रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे हल्का ऑरेंज हल्का मिक्स येलो दिख रहा होगा। उसके बाद एक लेयर मैंने ऊपर भी डाली हुई है जिसमें मैं बॉटम वाला पार्ट को, जो कि ज़्यादा टूवर्ड्स वाइट है, वो मैंने पेंट किया है, जो कि 2 वेरिएशंस आपको दिख गए हैं। एक ही बेस टेक्सचर का वेरिएशन जो आपको दिख गया है, जो कि नॉर्मल चीते में भी आपने देखा होगा कि इसके लोअर वाला पार्ट वाइट होता है और अपर वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क होता है। तो सेम यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ की है, लेकिन कलर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये काम कर लेने के बाद मैंने थर्ड एक लेयर लिया है जिसमें मैं डर्ट ऐड कर रहा हूँ। डर्ट यहाँ पे गंदा दिखाने से नहीं है मतलब है, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा डेप्थ दिखाने से मतलब है। तो मैंने डर्ट का यूज़ इसलिए किया है और उसमें थोड़ा सा मैंने डार्क कलर रखा है, जो कि इसका आउटपुट आपने देखा होगा। उसके बाद जो मैं फोर्थ लेयर ले रहा हूँ मैं पैटर्न के लिए। तो मैं ये थोड़ा सा R&D कर रहा हूँ कि सब्सटेंस पेंटर के अंदर अगर मेरे पास कुछ प्रोसीजरल जो टेक्सचर्स हैं वो हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे, इसलिए मैं इसमें लगा के टेक्सचर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अल्फ़ा मैप मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे कुछ मिला नहीं इसमें। ये भी मैं अभी डॉटेड वाला देख रहे हैं आप, उसको भी मैं ट्राई करूँगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लग रहा है और बहुत
मज़ा भी नहीं आ रहा देखने में। तो देखते हैं अभी हमारे पास नया क्या ऑप्शन है, हम क्या ट्राई करते हैं। तो ये ऑप्शन तो काम नहीं कर रहा है, तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम डायरेक्ट इस पैटर्न को हम डायरेक्ट पेंट करते हैं। तो मेरा जो फाइनल डिसीजन ये था कि मैं इस पैटर्न को डायरेक्ट मैं पेंट करूँगा, और रेफरेंस के लिए मेरे पास साइड इमेजेस है, और मैं इसमें सिमेट्री ऑन कर दूँगा। तो सिमेट्री का आपको हमेशा यूज़ पता ही होगा कि सिमेट्री किस यूज़ के लिए होता है। तो मैं आपका लेफ़्ट साइड में इसके पेंट करूँगा, और राइट साइड में वहाँ पे पैरेलली पेंट होता जाएगा साथ में। और अगर आपको सिमेट्री ब्रेक करना है तो आप वहाँ पे ऑप्शन ऑफ कर दो, और उसके बाद आप टेक्सचर पेंट कर सकते हो। लेकिन मैं पूरा पार्ट ही जो है सिमेट्रिकल रखूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, और अगर मेरे को एडिशनली सेपरेट करना होगा तो मैं सिमेट्री ऑफ करके उसमें पैटर्न पेंट कर लूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अभी बेसिक पैटर्न्स जो चीता के हैं वो मैं पेंट कर रहा हूँ। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि इसका एक अपना फ्लो होता है पैटर्न के साइज़ का। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पर मैंने पैटर्न पेंट किया है, उसके जो स्पॉट्स हैं वो थोड़े थिक है, बड़े हैं, और धीरे धीरे मैं जब देख रहा हूँ टूवर्ड्स डाउन, मैंने पैटर्न के जो साइज़ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, वो धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे। और नेचुरली भी आई गेस मैंने कई रेफरेंस देखे हैं जिसमें मुझे ऐसा ही पैटर्न मिला है, और मैं सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। सो आप वेरिएशंस रखिए, स्टाइलाइज रखिए, लेकिन जो फीचर्स होते हैं चीते के वो मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर वो सारे फीचर्स अगर आप मिस कर देंगे तो वो कैरेक्टर आपका स्टाइलाइज नहीं कहलाएगा, और ना ही मतलब इतना अट्रैक्टिव लगेगा। इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैंने कलर्स के साथ थोड़ा सा प्ले किया है, कलर्स थोड़े से चेंज रखे हैं मैंने। इवन पैटर्न के शेप में भी मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, और कलर्स में भी मैंने पैटर्न के चेंजेस किए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे इसको तो ये आपको चीता का ही पैटर्न नज़र आएगा, दूर से आपका चीता वाला ही फील आएगा। क्योंकि कैट फैमिली में बहुत ऐसे और कैट्स हैं जिनके पैटर्न बिल्कुल इससे डिफरेंट होते हैं। जैसे जैगुआर के अलग पैटर्न्स हो गए, आपके लेपर्ड के अलग पैटर्न्स हो गए, टाइगर के अलग पैटर्न्स हो गए, और ब्लैक पैंथर के भी होते हैं पैटर्न्स। अगर आप बहुत डिटेल में देखोगे तो उनके भी पैटर्न्स अलग होते हैं। तो ये एक अंतर होता है जो हम देख पाते हैं उन कैट फैमिलीज़ में। सो इसका अभी फ़िलहाल के लिए मैं चीते पे ही फोकस करता हूँ। तो चीते के मैंने काफ़ी हद तक मैंने डिटेल्स जो है टेक्सचर्स को मैच कराना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो शेप है ये मेरा थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि एक सिग्नेचर है कि मैं किसी भी आर्ट को जब बनाता हूँ तो उसमें ऐसा मैं सर्कुलर शेप, थोड़ा सा स्पाइरल शेप छोड़ देता हूँ, जो लाइक थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसके नीज़ वाले पार्ट पे और इसके नीज़ पे मैंने वो पैटर्न छोड़ दिया है। एंड अब मैं टेल पे आ गया हूँ। टेल पे भी मैंने कई रेफरेंसेस देखे जिसमें मैंने टेल को उस तरीके के उसके टेक्सचर्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, डॉटेड होते हैं या प्रॉपर सर्कुलर होते हैं, जो अभी मैं आप देख पा रहे हो। तो मैंने उसको कोशिश किया है कि मैच कराने की, और जितना पॉसिबल हो सके मैंने उसको मैच कराने की कोशिश की है। सो ये एक मेरा बेसिक तरीका है सब्सटेंस पेंटर में टेक्सचर करने का। तो मेक श्योर कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है आपके सिस्टम की तो सब्सटेंस पेंटर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप ब्रश मल्टीपल लेयर्स बना लोगे उसके बाद उसकी हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं मिनिमम से मिनिमम लेयर में आउटपुट निकालूँ। तो मुझे लगता है कि 4 लेयर से 5 लेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं लेयर यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने 5 लेयर ही यूज़ किए हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फेस पे। तो फेस को भी हम बनाएंगे, और सब्सटेंस पेंटर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर मैंने लिए हुए हैं और साथ में मास्किंग भी है यहाँ पे। सो
मास्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है सब्सटेंस पेंटर का, जैसे कि आपने फ़ोटोशॉप में भी किया होगा कि आप मास्किंग का यूज़ किस तरीके से करते हैं। कि अगर 2 लेयर के बीच में अगर मैं मास्किंग यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो अपर लेयर होगा उसकी इंफॉर्मेशन कुछ नीचे भी आएगी और जिस एरिया पे मैं मास्क करूँगा वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मास्किंग का बहुत बड़ा रोल है सब्सटेंस पेंटर में, स्पेशली फ़ोटोशॉप में तो इतना नहीं कह सकते, लेकिन सब्सटेंस पेंटर में बहुत ज़रूरी है कि आप मास्किंग सिस्टम को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि अगर मास्किंग सिस्टम आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक चीज़ आप राइट साइड में सबसे टॉप पे देख सकते हैं कि जो बेसिक मटेरियल आपको दिख रहा है वो मैंने एक ही रखा है, और ये यहाँ पे भी एक ही यहाँ पे विजिबल आपको दिखा रहा है चीता के नाम से, जो कि राइट टॉप पे है। और ये जो मटेरियल है मैंने असाइन किया था माया के अंदर। सो माया के अंदर सारे ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक सिंगल मटेरियल मैंने असाइन किया था, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल मटेरियल यहाँ पे आया है। और अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा तो पूरा मॉडल ऑन ऑफ होगा, विजिबली दिखेगा और नहीं दिखेगा। सो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जैसे माया के अंदर हम सेपरेटली एक एक मॉडल को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फ्रीडम नहीं है। यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें सब्सटेंस पेंटर जो होता है वो प्रायोरिटी देता है आपके मटेरियल्स को, कि आपने सारे मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक मटेरियल डाला है तो डेफिनेटली वो एक ही मटेरियल यहाँ पे दिखाएगा, और उसी मटेरियल के थ्रू आप अपने मॉडल को विजुअली देख सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं जब बेक कराऊंगा तो इसका मतलब एक सिंगल जो है मैप बेक कराऊंगा यहाँ पे। अगर मैं मल्टीपल मेरे पास मटेरियल मैं यहाँ पे लेके आता, अगर माउथ के लिए अलग लाता, ईयर्स के लिए अलग लाता और सारे पार्ट्स के लिए अगर अलग लेके आता, तो कंट्रोल तो मुझे एडवांस मिल जाता कि सारे मैं फेस पे अलग करूँगा तो मैं उसको अनहाइड कर लेता हूँ, बाकी पार्ट को हाइड कर लूँगा। लेकिन जब फाइनली मैं जब यहाँ से टेक्सचर बेक करूँगा ना, तो जितने मटेरियल्स होंगे मेरे उतने अलग अलग टेक्सचर्स बेक होंगे, यानी फेस का कलर अलग बेक होगा, आइस का अलग बेक होगा, माउथ का अलग बेक होगा। तो वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सारे ऑब्जेक्ट का लेआउट भी एक ही रखा है और एक सिंगल मटेरियल लेके यहाँ पे आया हूँ मैं। हाँ, अब आपको मास्किंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 5 अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें मैंने बॉडी के लिए अलग टेक्सचर्स एक ग्रुप बनाया हुआ है राइट साइड में अगर आप देखोगे लेयर वाले पैनल में, और आइज़ के लिए अलग बनाया हुआ है, माउथ के लिए अलग बनाया हुआ है। उसमें मास्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो मास्किंग से मैं डिसाइड करूँगा कि ये जो ग्रुप है वो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो वो मास्किंग से आप डिसाइड कर सकते हो। आप मास्क अगर ऑप्शन यूज़ करोगे तो उसमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा ये लेयर पेंट होना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो आप अगर बेसिक फंडामेंटल समझोगे इसका तो आपको क्लियर होगा। और सब्सटेंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब कर सकते हैं, उसमें आपको मास्किंग टूल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मेरा मॉडल जो है ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने को है। मैंने इसके फेस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, और मैंने लेफ़्ट साइड में जो रेफरेंस रखा था फेस के लिए वो भी काफ़ी हेल्प उससे मिली है मुझे। और जो आप देख पा रहे हो मैंने सिमेट्रिकल पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। अब मैं आइज़ वाले पार्ट पे आ गया हूँ। आइज़ वाले पार्ट पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में काम नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली एक मैंने स्फीयर लिया और एक बड़ा आई बॉल रखा है, जो कि चीते का जो आई का जो पार्ट होता है, आइरिश जिसको कहते हैं, वो बहुत छोटा भी होता है और बड़ा भी हो जाता है। तो इतना एडवांस लेवल पे मैंने इसको मॉडल नहीं किया है। तो मैं एक कार्टूनिश फील देने के लिए मैंने इसके ब्लैक वाले पार्ट को बड़ा रखा है। वैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आप इसको मॉडल करते हैं। तो मैंने इसको बड़े साइज़ में रखा है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसके अंदर बस हल्का सा पेंट करके छोटा साइज़ दिखाया है कि कैसा लगेगा, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैं बड़े पे ही अभी फोकस करूँगा। तो अब जो है मेरा मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है।
अभी आप जैसा देख पा रहे हो कि कुछ पार्ट जो है जो विजिबल नहीं है उसको अभी हम देख भी नहीं सकते। तो बेस्ट तरीका ये है कि सब्सटेंस पेंटर हमको अलाउ करता है कि आप 3 डायमेंशनली भी अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो और 2 डायमेंशनली भी उस टेक्सचर्स को देख सकते हो। तो जो राइट टॉप में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने अभी लेआउट खोला हुआ है 2D का, जिसमें मैं टीथ वगैरह को जो नहीं दिख रहे हैं उसको मैं यहाँ से डायरेक्ट पेंट कर सकता हूँ। जो ये जैसे हम फोटोशॉप में पेंट करते थे टेक्सचर, वैसे ही मैं इसको यहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ। सो ये वाला जो पार्ट होगा पूरा माउथ के अंदर वाला पार्ट, मैं यहीं से डायरेक्ट उसको पेंट करूँगा। बहुत सिंपल है टेक्सचर बेक कराना, और मैं सब्सटेंस पेंटर से टेक्सचर बेक करा लेता हूँ। हमारा टेक्सचर बेक हो गया है, जैसे आप देख पा रहे हो सारे मैप्स हमारे बेक हो चुके हैं। तो मैंने मार्मोसेट ओपन कर लिया है। मार्मोसेट टूल बैग जो मैं यूज़ करूँगा कैरेक्टर के लुक एंड फील को देखने के लिए, जो हमने टेक्सचर बनाया उसके लुक एंड फील को देखने के लिए कि वो विजुअली कैसा लग रहा है देखने में, या कुछ चेंजेस है या नहीं है। तो मैंने इसको मार्मोसेट टूल बैग में इंपोर्ट कर लिया है मॉडल का। बहुत इजी है इसको इंपोर्ट करना। इसका बेसिक आप ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉडल को कॉल करा लिया है, और राइट साइड में जो पैनल दिख रहा है आपको मटेरियल वाला है, और इसके अंदर PBR जो टेक्सचर्स होते हैं वो कॉल हो जाते हैं ईजिली। सारी इन्फॉर्मेशन उस मटेरियल के अंदर अवेलेबल होती है कि कैसे PBR टेक्सचर्स आप कॉल करा सकते हो। तो वहाँ पे मैंने जो बेक कराया था उसमें आपका कलर मैप, जिसको एल्बिडो मैप भी कहते हैं, उसके बाद रफनेस मैप मैंने बेक कराया था, उसके बाद मैंने नॉर्मल मैप बेक कराया और ऑक्लूजन मैप बेक कराया, जो कि 4 टेक्सचर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा मटेरियल के अंदर ये चारों चीज़ें मैंने प्लेस करी हुई हैं। पहले सबसे पहला नॉर्मल है, उसके बाद आपका रफनेस मैप है। उसमें रफनेस में आप इन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि
वो ऑप्शन इन्वर्ट करने पे जो कलर जो वैल्यू होती है, जो कलर इन्फॉर्मेशन होती है मैप के अंदर, जो ब्लैक एंड वाइट होती है, उसको आप बेसिकली मैं फ्लिप कर रहा हूँ जिससे कि वहाँ पे सही से आउटपुट आए। और जो तीसरा पैनल है वो एल्बिडो का है, उसमें मैं कलर मैप अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो उसके अंदर ऑक्लूजन आएगा, तो मैंने इसके अंदर ऑक्लूजन ऐड कर दिया है। और अभी आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर मैंने लाइट सेटअप भी किया है और इन्वायरमेंट लाइटिंग भी की हुई है, साथ में मैंने फाइनल गैदर भी इसका ऑन किया हुआ है। तो जो इसका आउटपुट दिख रहा है आपको वो इन पूरे लाइट सेटअप के साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।